आज हमारा रेपो का स्टेप 2 हम करेंगे। स्टेप 0 0 स्टेप 1 हमने लास्ट अपनी क्लास में कर लिया था, वो मैम के चैनल पे भी है। तो एहसन और बिस्मा मेरे साथ ही आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है कॉन्स्ट और लेट, जो कि हमारे वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्स्ट, लेट और वार, तीन वेरिएबल हम यूज करते हैं अपनी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। बिस्मा आप एक्सप्लेन कर दें। हाँ जी। अब मैं करती हूँ कि ये तीन लेट कॉन्स्ट और वार। सबसे पहले तो वार की बात करते हैं। तो हमारे पास जो वार होता है ना, वो हमारे पास ज्यादा यूज नहीं होता। वो हमारे पास जब लेट और कॉन्स्ट नहीं आए थे, तब हमारे पास वार ज्यादा यूज होता था, क्योंकि इसमें ये हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और इसको हम दोबारा असाइन भी कर सकते हैं। इस वजह से अगर हम इसको बार बार असाइन करेंगे और रीडिक्लेयर करेंगे ना, तो हमारे पास बहुत सारी मतलब हमारे पास ना सही से कोडिंग नहीं होगी। मतलब जैसे कि हम इससे इससे बहुत ज्यादा मसला होता है। और लैट की बात करें तो लैट हमारे पास अब यूज होता है और बहुत ज्यादा, और ना ये बहुत ज्यादा यूज होता है। लैट में क्या होता है कि इसे हम लेट में हमारे पास क्या होता है कि हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन रीडिक्लेयर कर सकते हैं और इसे दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते और इसे असाइन कर सकते हैं। और कॉन्स में क्या होता है, कॉन्स में ये होता है कि हम इसे रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते और दोबारा असाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी कांस्टेंट होती हैं। और इससे ज्यादा हमें आपको समझ में ना कोडिंग पर समझ में आएगा कि ये कैसे यूज होता है। अब बताएं आप सिकंदर भाई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। सही है। तो अब हम सबसे पहले एक बात करते हैं लेट की, कि भाई जो लेट हमारा कीवर्ड है वो हम कैसे यूज करते हैं। तो उसका तरीका सिंपल सा इतना है कि फॉर सपोज मैं लेट एक कर रहा हूँ कि लेट नेम वन। ठीक है, अब मैं उसको डायरेक्ट एक वैल्यू दे देता हूँ। ये मैंने उसको एक वैल्यू दे दी, कुछ भी। आप स्पेलिंग मिस्टेक पे नहीं जाइए कि जी सर ने ये लिख दिया वो लिख दिया, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें। अब मैं इसका जो वेरिएबल है उसको दोबारा कॉल करके उसके अंदर कोई भी एक वैल्यू दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बिस्मा दे दिया। अब वो ये है कि भाई उसने ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, अगर मैं नंबर दूंगा तो हमारे पास असाइनेबिलिटी एरर आ जाएगा। तो ये कि मैं वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, रीअसाइन कर सकता हूँ। ठीक है। तो रीडिक्लेयर नहीं कर सकता, रीअसाइन कर सकता हूँ। तो ये चीज होती है लेट के अंदर, और हम इसको एक कहते हैं ब्लॉक स्कोप। वो भी चीज अभी हम समझेंगे। अभी के लिए बस इन तीनों का डिफरेंस मैं बता देता हूँ। अब हम आ जाते हैं वार के अंदर। अब अगर हम वार के अंदर आए तो भाई वार भी सेम टू सेम वैसा का वैसा ही होता है। ठीक है। इसलिए हम लोग वार को भी यूज करते हैं, लेट को भी यूज करते हैं, कॉन्स्ट को भी यूज कर सकते हैं। अभी अगर मैं वार और लेट में देखूं तो इनमें एक होता है कि वार होता है हमारे पास ग्लोबल्स के स्कोप, और लेट और कॉन्स्ट होते हैं हमारे पास ग्लोब स्कोप। वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी या काफ़ी सारों को समझ में आई हुई होगी। तो लेकिन हमारा काम है बेसिक से पढ़ाना। अब मैं यहाँ पे अगर कॉन्स्ट करता हूँ ना, ये देखें कॉन्स्ट में करता हूँ ना, मेरे पास वैल्यू आ रही, एरर आ रहा है। भाई एरर क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि कैन नॉट असाइन टू नेम वन बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई आप नेम वन को ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ना आप उसको रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमने उसके साथ कॉन्स्ट वेरिएबल यूज किया है। तो कॉन्स्ट हम यूज करते हैं अपनी कांस्टेंट वैल्यू के लिए, जैसे कि यहाँ पे एरर पे भी मेरे पास आ रहा है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ मसला है तो वो बता दे चैट में। बस इतना सा डिफरेंस होता है। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे कि भाई ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप में फर्क क्या होता है। उसके लिए मैं काम करता हूँ, आप लोगों की आसानी के लिए हम रैपो से कोड लेते हैं जो कि हमारा रैपो के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपनी आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए। अब देखें,
अब मेरे पास, आप सबको ये तो क्लास में बताया हो कि भाई ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं इनको हम ब्लॉक कहते हैं। ये फंक्शन में यूज होते हैं, ये फॉर लूप में यूज होता है, ये उसके बाद भाई साहब हमारे पास इफ एल्स में यूज होता है, और काफी सारी जगहों पे हम यूज कर सकते हैं। ब्लॉक के अंदर हमें अपना मेन काम ब्लॉक के अंदर देना होगा। तो इस तरह से इफ एल्स के अंदर, अब वो क्या कह रहा है मुझसे, उसने इफ एल्स में दे दिया कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ, एल्स नहीं तो ये। चलें अभी हम एक काम करते हैं, देखें ये यहाँ पे लेट डिक्लेयर किया है और यहाँ पे एल्स के अंदर भी लेट का एक वेरिएबल बना हुआ है। इस तरह से भी इफ एल्स बन सकती है। अगर आप लोगों को ना समझ में आए, हम ऐसे फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास वो एक दे रहा है कि भाई कैन नॉट फाइंड नेम जेड, कि भाई जेड नाम का कोई नेम ही नहीं है, आपने नेम ही ना यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया। चलें, आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा है इसलिए, चलें यहाँ पे मैं नंबर कर देता हूँ। इफ में भी नंबर, और एल्स में भी नंबर, लेकिन फिर भी मेरे पास एरर आ रहा है। वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि लेट होता है ब्लॉक स्कोप, के लेट अपनी वैल्यू, ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं अगर इसके अंदर आप डिक्लेयर करेंगे तो वो अपनी वैल्यू ब्लॉक से बाहर रीड नहीं कर सकता। वो इस तरह से कि एक ब्लॉक हो गया इफ का, और ये हो गया हमारे पास एल्स का। यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया बंद लाइन नंबर 33 पे। और हम कंसोल डॉट लॉग कहाँ करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं यहाँ पे। अगर यही लेट मैं यहाँ पे करवाता हूँ ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग जेड, एरर नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि भाई मैं उसको ब्लॉक के अंदर ही डिक्लेयर करके और ब्लॉक के अंदर ही कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ। तो वो कह रहा है अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, लेट जेड इज नंबर। ठीक है, कि उसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर। तो मेरा एरर यहाँ से चला गया, लेकिन ये बाहर वाला एरर मेरा क्यों नहीं जा रहा। तो ये हम कहते हैं कि लेट और कॉन्स्ट हमारे पास होते हैं ब्लॉक स्कोप। अब अगर यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट लिखता हूँ और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ अपना कॉन्स्ट, तब भी मेरे पास एरर आ रहा है। अब भाई वो ये एरर मेरे पास क्यों आ रहा है, जैसा कि मैंने बोला था कि भाई लेट और कॉन्स्ट हमारे पास होते हैं ब्लॉक स्कोप, वो अपनी वैल्यू ब्लॉक से बाहर रीड नहीं कर सकता। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जेड इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, कि लेट जेड को यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन उसकी वैल्यू आप रीड नहीं कर सकते। ठीक है भाई। अब अगर यहाँ पे मैं अपना करवाता हूँ वार, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो एरर आ रहा है ना यहाँ पे, इसके ऊपर अपना फोकस रखिएगा। अगर यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ वार, ठीक है, और देखें एक जगह पे मैंने वार करवाया, इसके अंदर मेरी एरर चला गया। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वार जेड नंबर, मतलब कि वार के साथ जेड नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने और उसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर, क्योंकि भाई हमने उसको नंबर वैल्यू असाइन की है। अब अगर यहाँ पे भी मैं वार करूंगा तो भाई मेरे पास चला जाता है। अब आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, लेट इज अ ब्लॉक स्कोप। ठीक है, वेरिएबल, और आप लोगों को पता होगा कि भाई उसमें हम वैल्यू क्या नाम है रीअसाइन कर सकते हैं। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा आप लोगों की आसानी के लिए, जस्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये कर दिया मैंने। देन मैं यहाँ पे कर दूंगा ये। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट की जगह हम कॉन्स्ट के साथ लिख देंगे बट वी कांट। ठीक है, कि हम भाई कॉन्स्ट की वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वार इज अ ग्लोबल स्कोप। वार को हम यूज करते हैं एज अ ग्लोबल स्कोप एंड वी असाइन इट्स वैल्यू। वार और लेट के अंदर हम असाइन कर सकते हैं वैल्यू अपनी, रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वार ग्लोबल होता है। ग्लोबल का मतलब कि भाई इस ब्लॉक से बाहर वो अपनी वैल्यू रीड कर रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको प्रिंट करवा के दिखाऊं ना यहाँ पे, तो
हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे ना वॉच मोड ऑन कर लेते हैं भाई, बार बार मैं कंपाइल नहीं करूँगा। चलें, यहाँ पे मैं करता हूँ नोट मेन डॉट जेएस। तो देखें लेट फोर, अब कंडीशन मेरी ट्रू थी तो उसने फोर दे दिया। ठीक है, तो मेरा आंसर मतलब कि यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि भाई उसने कोड एग्जीक्यूट तो किया, एरर नहीं दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लेट और कॉन्स्ट यूज करता हूँ ना इफ के अंदर, तो भाई वो मुझे एरर दे देता है, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट जो है वो ब्लॉक स्कोप है, उनकी वैल्यू आप ब्लॉक से बाहर रीड कर ही नहीं सकते। लेट हमारा होता है ग्लोबल स्कोप, उसकी वैल्यू हम कौन मतलब कि ब्लॉक से बाहर रीड कर सकते हैं। लेट कॉन्स्ट और वार क्लियर है आप लोगों को? किसी को कोई मसला है तो चैट में बता दे, देन हम आगे मूव ऑन करते हैं। अगेन रिपीट सलमान, दरअसल रिपीट करेंगे ना हम तो फिर टाइम निकल जाएगा हमारी मीटिंग का। बस ये है कि भाई यहाँ पे मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी है, लेट इज अ ब्लॉक स्कोप। ठीक है, एंड वी रीअसाइन इट्स वैल्यू, कॉन्स्ट इज अ ब्लॉक स्कोप एंड वी कांट रीअसाइन इट्स वैल्यू, वार इज अ ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब ये होता है कि जो ब्लॉक है, अगर हम इसके अंदर भी वार को डिक्लेयर करते हैं तो ये अपनी वैल्यू ब्लॉक से बाहर रीड कर सकता है, जबकि लेट और कॉन्स्ट हमारे पास नहीं कर सकते। वार जेड इज इक्वल टू 8, ये एरर थोड़ी आ रहा है मेरे पास, ये एरर नहीं है, ये रेड लाइन नहीं है भाई। ये इसलिए है कि अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, ये वैसे ही आ रहा है, इसका कोई एरर से मतलब नहीं है। अगर एरर होता ना तो मेरे पास ये ऐसे शो करवा रहा होता। ये देख रहे हैं एरर, रेड कलर का एरर करवा रहा है, तो इस तरह से एरर होता है, ये एरर नहीं है मेरे पास। ठीक है, देन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलें भाई, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कह लें थोड़ा सा इम्पोर्टेड भी है, और कह लें आप लोगों को शायद काफियों को पता होगा और काफियों को नहीं पता होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स के लिए मेरे साथ फातिमा है। फातिमा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम मॉड्यूल्स का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि मॉड्यूल्स एक्चुअली होते क्या हैं। मॉड्यूल्स हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में एक ऐसा फीचर है जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकें। ऑर्गेनाइज किस वे में कर सकें? हम अपने कोड को रीयूजेबल बना सकें और उसको मेंटेन कर सकें। और जैसे अभी तो हम अपनी कोडिंग जस्ट 4-5 लाइन की कोडिंग करते हैं, उसमें हमें इतना कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोडिंग करने जाएंगे तो हमारे पास 1000 ऑफ लाइन की कोडिंग होगी, तो उसमें हमारे पास काफी इश्यूज आएंगे। तो हम उस तरीके की कोडिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रीयूजेबल और रीडेबल बनाने के लिए हम अलग अलग अपने फाइल्स बनाते हैं। मीन्स के अगर हमें एक कोडिंग करनी है, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें हमें फंक्शंस बनाने हैं, तो फंक्शन की हम एक अलग फाइल बना देंगे। एक इफ एल्स की कोडिंग करनी है, इफ एल्स की अलग फाइल बना देंगे। तो फिर इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आ जाता है मॉड्यूल्स में, उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। मीन्स के अगर हम फंक्शंस को अपने कोड में वो करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम अपने फंक्शन की जो फाइल बनाई होगी फंक्शन डॉट पीएस के नाम से, तो उसमें हम अपने फंक्शन की कोडिंग करेंगे। जब हम अपनी कोडिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? अपनी मेन फाइल में, जो हम अपनी सबसे पहले बनाते हैं, मेन या इंडेक्स डॉट पीएस के नाम से। तो फिर हम जो अपनी फंक्शन की कोडिंग को इंपोर्ट करेंगे तो उस वो जो इंपोर्ट हो रही है वो एक्सपोर्ट भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। तो वो हमारी मेन डॉट टीएस की या इंडेक्स डॉट टीएस की फाइल में इंपोर्ट हो जाएगी। होप सो क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा शॉर्ट में। बाकी आपको सिकंदर सर कोडिंग करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों को
वैसे समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उस चीज को अप्लाई करते हैं तो। अब बिल्कुल फातिमा ने बोला कि आपको अगर एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसके अंदर दो तीन अलग अलग मेथड यूज होंगे, कि फंक्शन भी यूज हो रहा है, इफ एल्स भी यूज हो रहा है। अब आप बोलें कि यार मैं चकरा जाऊंगा या चकरा जाऊंगी, घूम के गिर जाऊंगी यार, कि इतनी कोडिंग है, ये है वो है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने यही देखा होगा। कुछ बच्चों को पता भी होगा, मैं ये नहीं कहता, कुछ को नहीं भी पता होगा, कि भाई हमने एक ही फाइल के अंदर सारा का सारा काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब फॉर सपोज हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि भाई हमने अपना एक फाइल बना ली। फॉर सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक फाइल फर्स्ट डॉट टी एस के नाम से। ठीक है, अब उसके अंदर मैं काम करता हूँ कि भाई हम एक बना लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू 5, कि भाई ए उसकी वैल्यू जो है वो 5 है। अब फातिमा ने बात की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ए, कि भाई ए की बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू है, यहाँ पे ए की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या रखी है 5, उसको एक्सपोर्ट कर दो। सही है। और हम यहाँ पे अपनी मेन फाइल एक आप फॉर सपोज कर लें कि भाई मेन फाइल के अंदर आप उसको इंपोर्ट कर दें, जैसे कि हम लोग इंक्वायरर को इंपोर्ट करते थे इसी तरह से। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट ए फ्रॉम, अच्छा, इसका ये जैसे हम इंक्वायरर को लिखते हैं डबल कोट के अंदर, इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी इसको लिखेंगे। हम ऐसे लिखते हैं डॉट फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं अपनी फाइल का फर्स्ट नेम लिखूंगा ना, फर्स्ट लेटर, तो मेरे पास वो आ रहा है कि भाई फर्स्ट डॉट टी एस के नाम से आपने फाइल के अंदर काम किया, आप उसको इंपोर्ट करवाना चाह रहे हो। मैं लिख दूंगा इंटर। तो भाई अब वो क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट ए को जो भी फर्स्ट डॉट टी एस के अंदर ए की वैल्यू होगी, वो उसको इंपोर्ट कर लेगा। वहां से हमने एक्सपोर्ट करवाई, यहाँ पे हमारी हो गई इंपोर्ट। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लॉग के अंदर एक चीज देता हूँ ए प्लस 5, या हम 6 दे देते हैं, कि भाई ए की जो भी वैल्यू है ना उसके साथ 6 प्लस कर दो। अब आप लोगों का है, मुझे चैट में जल्दी से बताएं कि भाई मेरे पास आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं। ठीक है। ठीक है, 11। सही है। चले हम देखते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर इसको रन करता हूँ तो बिल्कुल सही, मेरा आंसर क्या आया 11। उसने क्या किया, ए की वैल्यू को फर्स्ट डॉट टी एस के अंदर जो भी वैल्यू थी ए की, उसको यहाँ यहाँ से एक्सपोर्ट करवा के एक मेन फाइल के अंदर या दूसरी सेकेंडरी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर दिया। और कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो मैंने उसको कमांड दी थी कि भाई ए के साथ 6 को प्लस कर दो, उसने मुझे प्लस करके यहाँ पे आंसर दे दिया 11। यहाँ तक कोई मसला? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फंक्शन में भी इसको बना सकते हैं। उसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक फंक्शन के लिए हम यूज कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बेसिक फंक्शन, ज्यादा नहीं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है। एक सेकंड जरा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ सम। ठीक है, और पैरामीटर्स के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ ए कोमा नंबर। ठीक है, फिर मैं देता हूँ बी नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि भाई रिटर्न मुझे क्या करवाओ, ए मल्टीप्लाई बाय बी। फॉर सपोज ये मैंने एक बना लिया फंक्शन अपना। हम फंक्शन को किसी भी चीज को आप क्या नाम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो आप करना चाहो। ये जस्ट आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया। अब वही तरीका हम करेंगे। भाई कैसे करेंगे? कि हम यहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिखा, जैसे मैंने फर्स्ट डॉट टी एस के अंदर लिखा था ए।
इसी तरह मैं यहाँ पे सेकंड के अंदर मैंने अपना फंक्शन किस नाम से बनाया, सम के नाम से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सम। अब यहाँ पे आके मेन फाइल के अंदर आके मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको कर देते हैं यहाँ से कमिट, कि भाई ये ना होना कि सर आपने ये कर दिया वो कर दिया। बिल्कुल हम यहाँ से कोड को साफ कर देते हैं। अब क्या होगा कि भाई यहाँ पे आके वही मैं करूंगा, इम्पोर्ट सम फ्रॉम सेकंड, उसने खुद ब खुद ही डिडक्ट कर लिया कि भाई मैं यहाँ से सम को क्या करूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। अब मैं लॉग के अंदर आके आर्गुमेंट देता हूँ उसको कि भाई 2, 3। ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, चले हम देखते हैं। हमने दोनों को यहाँ पे क्या करवाया था, वहां पे मल्टीप्लाई 2, 3। अब वो नहीं दे रहा मुझे। भाई वो क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको आर्गुमेंट तो दिया ही नहीं। हम यहाँ पे काम करते हैं, लिखते हैं सम, ठीक है, 2, 3। तो मेरे पास यहाँ से ये पूरा का पूरा हमारा फंक्शन हो गया। सही है। अब यहाँ पे मैं वापस मेन डॉट टीएस के अंदर आऊंगा और यहाँ पे क्या करवाऊंगा, सम। इसको यहाँ पे मैं करवाता हूँ अपना कंसोल। और फिर अब हम चेक करते हैं हमारे पास क्या आंसर आया। यहाँ पे फिर सम आ रहा है। अब क्यों आ रहा है भाई, ठीक है, कॉल नहीं किया। ठीक है, हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट दे दें। चले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दे देते हैं 2, 3। यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। अब देखते हैं, अब हमारे पास आंसर आ रहा है 6। क्या हुआ, यहाँ पे मैंने फंक्शन तो कुछ बनाया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ उसको आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे मैं ये करता हूँ 5, 6, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 30। तो हमने क्या किया भाई, फंक्शन है ही नहीं, फंक्शन तो हमारा इस फाइल के अंदर है नहीं। तो क्या हुआ कि भाई हमारा कोड यूटिलाइज हो गया ना, कि जैसे अब हम नेक्स्ट जेएस के अंदर आएंगे ना, तो नेक्स्ट जेएस के अंदर हम एक ही फाइल में काम नहीं करते। हम हर हर पेज का अलग अलग अपना रेंडरिंग करते हैं उसकी। इसको हम नेक्स्ट जेएस में कहते हैं रेंडरिंग, के पेज को रेंडर करना। जैसे हम एक होम पेज के ऊपर आते हैं, वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद हम लोग फिर अबाउट के अंदर जाके कॉन्टैक्ट अस के साथ जाते हैं, या कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी डिटेल के अंदर जाते हैं। तो इसी तरह से वो जो पेजेस है ना, वो होम पेज के अंदर इंपोर्ट हुए होते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला फंक्शन वहां पे यूज होता है, या आप अपने कोड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना है, कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मीटिंग के अंदर 4 मिनट रह गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नहीं, तो वो नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग अपना करेंगे। मॉड्यूल सबको क्लियर है, किसी को कोई मसला हो कुछ पूछना हो तो आप बता दें, हैंड रेज कर दें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो चैट में पूछ ले। कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पे यूज नहीं करते ना। कर्ली ब्रेसेस हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शंस हों। जैसे इस फाइल के अंदर या इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे 2, 3 फंक्शंस को बना दूं, ठीक है, और यहाँ पे 2, 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दूं, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं। तब उसके इंपोर्ट के टाइम पे यहाँ पे होता है। अच्छा, एक चीज और, एक छोटी सी है, कि वो किसी भी तरह आ सकता है कि मॉड्यूल हम क्यों यूज करते हैं, या मॉड्यूल का क्या क्या नाम है, सिंटैक्स है। तो भाई एक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इसका सिंटैक्स है कि एक फाइल से एक्सपोर्ट कर दो, मेन फाइल के अंदर उसको इंपोर्ट कर दो। ठीक है। अब एक चीज और है कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है ECMAScript मॉड्यूल्स। अब अब यहाँ पे जो थे ना हमारे पास, ये जो मॉड्यूल है ये हम पढ़ रहे हैं कॉमन मॉड्यूल कह लो, जो हमें क्लास में पढ़ाया गया था, यहाँ सिंपल मॉड्यूल। लेकिन जो जब हम ECMAScript वाले मॉड्यूल्स के अंदर आते हैं ना, तो उसके अंदर सिर्फ ये चेंजेस है कि भाई हमें टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में चेंज करना होता है, पैकेज जेसन इंक्वायरर को इंस्टॉल करना होता है, जैसे हम इंक्वायरर के लिए हम करते हैं ना सीएलए प्रोजेक्ट्स के लिए, इसी तरह। और उसके अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसके अपना फाइल का नेम लिख रहे हैं, लेकिन जो आप
एक्मा स्क्रिप्ट का मॉड्यूल बनाएंगे ना, उस फाइल के साथ उसको इंपोर्ट यहाँ पे करते हुए, पाथ देते हुए आपको ऐसे लिखना होगा सेकंड डॉट जीएस। बस ये देखें, जैसे इसने यहाँ पे भी इंपोर्ट कर दी। अब ये जो कॉमन है, इसके अंदर हम सिर्फ अगर फाइल का नेम लिखें विदाउट एनी टीएस और जेएस कमांड, तब भी हमारे पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम डॉट जेएस की फाइल को करें, तब भी हमारे पास वो हमारी जो फाइल है वो इंपोर्ट हो जाएगी। अब आप लोगों का ये है कि चलें, सही है। अब आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, एक्मा स्क्रिप्ट जो मॉड्यूल्स हैं, आप रैपो के अंदर जाके देखें, कुछ भी नहीं है, बस ये दो चीजें उसमें एडिशन है। एक पैकेज जेसन, पैकेज लॉग जेसन वाली फाइल, दूसरी ये हमारी डॉट जेएस वाली कमांड। अब इसको यूज करते हुए आप लोगों ने यहाँ पे देना है, वहाँ पे आपको असाइनमेंट अपने सबमिट करवानी है। कोई भी आप मॉड्यूल बना लें, जैसे मैंने यहाँ पे 2 फाइल्स का बनाया, आप 3 फाइल्स का बना लें, इफ एल्स यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें। सही है। अनोनिमस, अनोनिमस हमारे पास फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन अनोनिमस हम यूज करते हैं। जैसे कि सर मुबशिर की जो वीडियो थी लास्ट, उसके अंदर सर मुबशिर ने बोला कि हम अनोनिमस, सिंपल फंक्शन और एरो फंक्शन हम यूज करते हैं। अनोनिमस और सिंपल फंक्शन में कोई फर्क नहीं था, सिर्फ सिंटैक्स का होता है कि भाई आप फंक्शन के साथ, जैसे यहाँ पे ये फंक्शन का वेरिएबल है, अनोनिमस के अंदर हम ये फंक्शन का वेरिएबल नहीं बनाते, हम सिंपल उसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं। लेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट सम, ठीक है, इक्वल फंक्शन, फंक्शन, और यहाँ पे दे दूं उसके पैरामीटर्स कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे लिख दूं सी नंबर, ठीक है, और कॉमा डी नंबर। तो ये होता है हमारे पास अनोनिमस फंक्शन। बस इस तरह का उसका सिंटैक्स होता है। एरो फंक्शन का भी इसी तरह होता है, बस ये होता है कि उसको पैरामीटर्स के बाद हम एरो लगा देते हैं, पैरामीटर्स और ब्लॉक के बाद। फंक्शन के अंदर भी हम ब्लॉक में काम कर रहे हैं ना, देखें, ये देखें, ये पूरा हमारे पास ब्लॉक है। तो जो हमने लास्ट क्लास में अभी लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, वो आप लोगों को ब्लॉक समझ में आ गया होगा। तो एक्मास्क्रिप्ट मॉड्यूल के अंदर सिर्फ ये चेंज है कि भाई जैसे हम वहाँ पे सेकंड कर रहे थे, यहाँ पे सेकंड डॉट जेएस होगा। बस इस चीज़ का डिफरेंस होता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें सिंपल मॉड्यूल्स में, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी थी, फर्स्ट। और अगर हम एक्मास्क्रिप्ट वाले मॉड्यूल्स के अंदर देखें, तो ये इंस्टॉलेशन होगी, और उसके बाद क्या होगा, जो न्यू वे ऑफ, कह लें कि नया तरीका है मॉड्यूल का, या नई जो लॉजिक है, वो है फर्स्ट डॉट जेएस। तो ये होता है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हमारे पास हमारा टॉपिक है इंक्वायरर, कि भाई इंक्वायरर क्या होता है। क्विज के हवाले से हम करते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ, बस ये है कि हम ये अपना टॉपिक्स कवर कर लें, देन मीटिंग में जितना टाइम होगा वो आपको मैं क्विज के हवाले से ही बताऊंगा। अच्छा, ये आसफा पूछ रही है कि कर्ली ब्रेसिस का क्या है। अच्छा, तो ये होता है कि देखें, अगर यहाँ पे मैंने सेकंड डॉट टीएस के अंदर क्या किया है, यहाँ पे मैंने दो अपने वो बनाए, वेरिएबल्स बनाए कॉन्स्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि भाई मुझे दोनों को इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, दोनों को एक्सपोर्ट करवाना है, और मेन फाइल के अंदर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इंपोर्ट बी एंड सी, मतलब कि जब आपके पास मल्टीपल फंक्शंस हों एक फाइल के अंदर, या मल्टीपल्स वेरिएबल्स हों आपके पास, तो आप उस टाइम पे कर्ली ब्रेसिस का यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हमारे साथ एहसन है, आदिल नहीं है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं अपना इंक्वायरर के अंदर। इंक्वायरर हमारे पास क्या होता है। अच्छा, एक और चीज, कि कोई भी टॉपिक हो ना, आप उसकी रीडमी की फाइल को लाजमी देखिएगा। ये देखें, ये बोल रहा है कि भाई टीएस कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर ये चेंज करो, और पैकेज जेसन के अंदर आपने ये चेंज करना है। ठीक है, इन द इम्पोर्ट यूज डॉट जेएस फाइल एक्सटेंशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग ये। अब वो क्या कह रहा है कि आप पहले ये यूज करते थे, लेकिन अगर आप ये सारी इंस्टॉलेशन यहाँ से कर लेते हैं, ये सारी की सारी, तो उसके बाद आपने डॉट जेएस फाइल यहाँ पे करनी है, जैसे कि यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप लाजमी रखिएगा। फिर ये सारी उनकी कमांड लाइन जो भी है, ECMAScript वगैरह। इसी तरह हमारे पास आता है इंक्वायरर। अगर इंक्वायरर की हम रीडमी की फाइल देखें,
तो हमारे पास कुछ इस तरह का वहां से सिंटेक्स निकल के आता है कि भाई यूजिंग इंक्वायरर दिस 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 वॉट एवर। ठीक है, अब उसके लिए ये है कि मुझे इंस्टॉलेशन करनी होगी। अब हाँ, इंस्टॉलेशन के लिए भी है कि भाई काफ़ी सारे बच्चों को आजकल इंक्वायरर में प्रॉब्लम आ रही है। इंक्वायरर हमारे पास होता है प्रॉम्प्ट, कि भाई आप वो डेटा जो यूजर से गेट करते हो। ठीक है, जैसे कहीं पे भी हम जाते हैं, हमें कोई फॉर्म वगैरह कॉलेज का, यूनिवर्सिटी कुछ भी मिलता है, तो वो हमें हमसे पूछता है नेम, तो उसके आगे हम अपना नेम लिखते हैं, फादर नेम लिखते हैं, हॉबी, जो भी वो पूछे। तो इसी तरह से अब हम आते हैं अपने VS कोड की तरफ। अब सबसे पहले मुझे इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब वो इन दोनों फाइल्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इस टॉपिक को भी यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले भाई मुझे करने पड़ेगी। चले यहाँ पे मैं करता हूँ import npm init -y। ठीक है, अब ये मैं करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास फाइल होगी, ये मेरे पास एक अदद यहाँ पे पैकेज जेसन की फाइल बन चुकी है। अब ts कॉन्फ़िग के अंदर पहले हम सारी इंस्टॉलेशन कर लें। अच्छा, अब एक आता है कि भाई सर हम इंक्वायरर इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास एरर आ रहा है, जो आजकल आ रहा है 3 4 दिन से। आप लोग लिखते हैं ऐसे import आई इंक्वायरर, तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इंक्वायरर अपडेट हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें कुछ कीज का या कुछ चीज़ों का नहीं पता। तो उसका एक हल ये है कि भाई आप जो उसका ओल्ड वे है ना, आप उसी के जरिए उसको करें। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं @9.2.23। अगर मैं इसको करूंगा ना, मेरे पास एरर नहीं आएगा। जैसे हमने ग्रुप में भी बताया, अगर अभी भी किसी को नहीं पता और इस चीज़ की प्रैक्टिस करेगा, तो npm इन आई इंक्वायरर के साथ ये वाली @9.2.3, कि भाई उसको स्पेसिफाई कर दें कि मुझे ये वाला वर्जन जो है वो डाउनलोड कर दो, तो वो यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। तब तक हम यहाँ पे चेंजेस अपने कर लेते हैं। ठीक है, ये चेंज कर लेते हैं, देन हम लोग ये कर लेते हैं नोड नेक्स्ट, और देन हमारे पास होगा ये नोड नेक्स्ट। ठीक है, तो अब मुझे एक काम है कि आज नेट भी स्लो चल रहा है। आप लोगों को मॉड्यूल तो समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से मैं फाइल कोर्स कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, और ये भी कर देता हूँ डिलीट दें। तो चलें देखें, मेरे पास ये इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो ये देखें यहाँ पे, अगर ये मैं करूँगा ना, तो मेरे पास ये होगा। तो आप लोगों ने जब भी अगर npm अब यूज़ करें ना, तो आपने ये वाली कमांड रन करनी है, npm स्पेस आई स्पेस इंक्वायर @9.2.23। तो हम यहाँ पे इसमें आएंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। चलें एक काम करते हैं, यहाँ पे ना पहले हम सबसे पहले इंक्वायरर को तो इंपोर्ट करवा लें भाई, क्योंकि हम इंक्वायरर पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे पास इंक्वायरर भी तो होना चाहिए। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अब जैसे यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं, इसी तरह हम लोग मॉड्यूल के अंदर भी इंपोर्ट करवाते थे। अब आवाज क्लियर है? किसी को कोई मसला तो नहीं आ रहा? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो वो मुझे एक दे रहा है मेरी ये चीज, जैसे कि हमारे पास ये वाली कमांड जो है वो रन हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं इसको टाइप करूंगा तो आ जाती है। अच्छा, अब ये आ जाए। अच्छा, जितनी देर में ये होती है, हम एक काम करते हैं, पैकेज जेसन के अंदर यहाँ पे एक अदद चीज ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास टाइप मॉड्यूल। ठीक है, चलें खैर हो गई। ये एरर्स ऐसे वैसे आते रहते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब ये कह रहा है कि भाई सिंपल ये मेरी फाइल जो है ये यहाँ पे सेव नहीं हुई। ठीक है, चलो खैर है, यहाँ पे हो गई। चलें, तो अब हम आ जाते हैं अपने इंक्वायरर की तरफ। ts कॉन्फ़िग की हो गई सारी, पैकेज जेसन की हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने इंक्वायरर पे, कि भाई इंक्वायरर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं देता हूँ लेट आंसर, ये लेट बना लो, कॉन्स्ट बना लो, आपकी मर्जी है, इक्वल टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। फिर इसका आ जाता है एक अदद सेंटेक्स। अब सेंटेक्स में हम दो चीजें ऐड करते हैं, एक तो होती है हमारे पास ये। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे मल्टीपल इंक्वायरर्स बनाने,
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक अदद मैं स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करूंगा। ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक अदद स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा एक अदद सिंटैक्स, कि भाई हमारा जो इंक्वायरर का प्रॉम्प्ट का एक सिंटैक्स होता है ना, वो होता है ये। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, नेम। सबसे पहले कि आपने नेम क्या प्रिंट करवाना है, मतलब कि जो आपके आंसर के साथ चीज वैल्यू। अब मैं यहाँ पे लिख दूं माय नेम इज। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक अदद। अब हम इसको बताएंगे कि भाई जो चीज हम उससे पूछ रहे हैं उसकी टाइप क्या होगी। अब जाहिर बात है, किसी से मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ या कोई भी चीज पूछ रहा हूँ, एज पूछ रहा हूँ, एज का भी हम अभी बना लेते हैं। तो जाहिर बात है कोई ना कोई स्ट्रिंग होगी। अब इसके अंदर सेंटेक्स के अंदर दो चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये प्रॉम्प्ट में कॉमा। ठीक है। कॉमा का मतलब होता है कि भाई उससे आगे भी काम है। और दूसरा ये कि आप अगर उसकी टाइप भी डिफाइन कर रहे हैं ना, तब भी हमें डबल कोट के अंदर ही करनी है। वो नंबर हो, वो बुलियन हो, वो अननोन हो, वो कुछ भी हो, कोई भी डेटा टाइप हो, यहाँ पे स्ट्रिंग है मैंने फिर भी डबल कोट के अंदर ही लिखा। अब हमारा आ जाता है एक अदद मैसेज, कि भाई मुझे मैसेज क्या करना है। अब मैं बोल दूं यहाँ पे व्हाट इज यूर नेम। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंक्वायरर अपना बना लिया। अब मेरा इंक्वायरर का हो गया, ये होता है सारा काम इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे मैं लॉक करवाता हूँ अपना वेरिएबल, जो कि है मेरा यहाँ पे आंसर के नाम से। ठीक है। आंसर के नाम से अब यहाँ पे मैं सबसे पहले करता हूँ CLS। ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, तो ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज यूर नेम। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिकंदर। ठीक है। माई नेम इज सिकंदर। उसने नेम क्या किया, ये वाली जो चीज मैंने लिखी थी उसने आंसर के अंदर दे दी। और ये जो मैसेज मैंने प्रिंट करवाया था उसने वो चीज मुझसे पूछी है, कि मतलब कि इंक्वायरी की है मेरी, कि भाई आपका नाम क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंक्वायरर को आसान अल्फाजों में इंक्वायरी, किसी से कोई चीज पूछना, पूछताछ करना, तो इसी तरह से होता है हमारे पास इंक्वायरर। ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अब आपने जितने भी नोड प्रोजेक्ट्स बने थे उसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट हर किसी के अंदर हम लोगों ने ये बनाया था इनका। अब मैं बना लेता हूँ एक एज के नाम से। अब जैसे मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट बनाना है साथ ही, तो इसमें भी कॉमा लगेगा, कि भाई इस प्रॉम्प्ट के अलावा भी है। अगर यहाँ पे मैं कॉमा हटा देता हूँ तो भाई ये देखें मेरे पास एक अदद एरर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड। वो मुझे बता रहा है कि कॉमा एक्सपेक्टेड। मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट के माई एज इज। ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज आ गई, अब मैं देता हूँ यहाँ पे टाइप, कि भाई मेरे आंसर की टाइप क्या होगी। अब जाहिर बात है कि वो जो आंसर की टाइप होगी वो नंबर होगी। यहाँ पे कॉमा दे दिया। अब मेरे पास आ जाता है मैसेज, कि भाई मैसेज क्या है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ व्हाट इज यूर एज। ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम यही काम करते हैं कि हम उसको पूछते हैं। ठीक है। अब वो मुझसे पहले पूछेगा नेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिकंदर। और एज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी ये। अब वो क्या बोल दिया, माई नेम इज सिकंदर और माई एज इज 22। कि उसने पहले मुझसे दो चीजें पूछी, मेरा नाम और मेरी एज। और उसके बाद जो मैंने उसको नेम के अंदर कमांड दी थी कि भाई जो मेरे आंसर के साथ ये चीज प्रिंट होगी, उसने उन दोनों के साथ करके जो वैल्यूज मैंने उसको दी थी उसने यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट के अंदर कह लें या एक ब्लॉक के अंदर मुझे वो वैल्यू मेरी दे दी। तो ये होता है हमारे पास इंक्वायरर। इंक्वायरर, अब इंक्वायरर के साथ हम एक और कमांड होती है चौक। चौक हम बेसिकली हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जो हमारे कोड को कलरफुल बना देती है, कि हम मल्टीपल इंक्वायरर्स बनाएं और उसके अंदर हम भूल जाएं कि यार ये इंक्वायरर था, अब मुझे याद रखना है। जैसे हम चौक यूज करते हैं ना स्कूल्स वगैरह में, या अक्सर जगहों पे चौक यूज होता है, जैसे हम बोलते हैं वॉल चौकिंग। वॉल चौकिंग का मतलब क्या होता है, दीवार को कलर करना, उसके ऊपर कोई आर्ट बना देना। जैसे हमारे गवर्नर हाउस के अंदर हुई है वो वॉल चौकिंग, कि भाई क्या वहां पे तस्वीरें बनी हुई है, कोई भी आर्ट बना हुआ है, कोई भी चीज बनी हुई है। तो इसी तरह से हमारे पास चौक होता है, कि भाई वो हमारे जो कोड को कलरफुल बना देता है। आई थिंक आप सब लोगों ने चौक भी यूज किया होगा, किसी को नहीं पता तो वो बता दे। अगर किसी को, मैं यहाँ पे शॉर्टली समझा देता हूँ, देन हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे।
ठीक है। तो ये हमारा हो गया, चौक भी इसी तरह होता है, इंक्वायरर भी इसी तरह होता है। ठीक है, अब हम लोग अपना एक Q&A कर लेते हैं। इंक्वायरर तक हमारा हो चुका है, चौक भी इतना मुश्किल नहीं है। चौक के लिए भी सिर्फ हम यहाँ पे इंपोर्ट चौक फ्रॉम चौक करेंगे और मैसेज के अंदर चौक को यूज करने का तरीका होगा ऐसा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ चौक डॉट रेड। ठीक है, अब ये डबल कोट के अंदर ये चीज मैंने दे दी। बस ये होता है हमारे पास चौक। अब वो बोल रहा है कि चौक नेम काइंड कैन नॉट फाउंड। अब यहाँ पे मैं अगर दे दूं इम्पोर्ट, यूज कर ही लेते हैं हम लोग ना वैसे ही, चौक फ्रॉम चौक। ठीक है, अब वो यहाँ पे अगर हम इसको इंस्टॉल करना चाहें ना तो उसका भी एक सिंपल सी है, जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे npm i चौक। तो मेरे पास यहाँ पे एक अदद डेप डिपेंडेंसी यहाँ पे बन चुकी होगी जब ये चौक इंस्टॉल होगा। जैसे यहाँ पे डिपेंडेंसीज में आ गया ना, जैसे यहाँ पे चौक भी आ गया आप लोगों के सामने। तो इसी तरह से हमारे पास ये चौक होता है। अब यहाँ पे क्या है कि इंक्वायरर, अब इंक्वायरर को भी भाई मुझे इंस्टॉल करना है। चलें भाई, इंक्वायरर को फिर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है, देन मैं Q&A करूंगा और फिर हम लोग अपनी मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास एरर दोनों चल जा चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, यहाँ पे भी हम चौक यूज कर ही लेते हैं, चौक डॉट। ठीक है, अब मेरे पास इतने सारे आ रहे हैं बीजी ब्लू ब्राइट। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि ये चीज़ पूरी की पूरी लिख देता हूँ कहाँ पे, डबल राउंड ब्रैकेट में। अब अगर यहाँ पे मैं करता हूँ तो इस चीज़ का डिफरेंस देखिएगा कि पहले हमारे पास जो कोड लिखा हुआ होता था वो होता था वाइट इंटरफेस के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये दो चीज़ें आई हैं कि व्हाट इज़ यूर नेम और व्हाट इज़ यूर एज, सिंपल वाइट कलर में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे चौक लाइब्रेरी यूज़ की है तो मेरे पास रेड कलर का आ रहा है, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे क्या दिया है, चौक रेड। तो वो मेरे पास आ रहा है सिकंदर। अब मेरी एज क्या आ रही है, मैंने उसको दे दिया कि भाई बीजी ब्लू ब्राइट। तो वो बीजी के साथ उसके बैकग्राउंड को भी ब्लू कर रहा है और उसने ये चीज़ दे दी। अब मैं यहाँ पे देता हूँ अपनी एज ये, तो भाई उसने ये चीज़ कर दी। तो चौक हम यूज़ करते हैं अपनी किसी भी चीज़ को कलरफुल बनाने के लिए। फंक्शन के अंदर किसी के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बस उसके लिए दो चीज़ें, एक आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी और दूसरी ये, और दूसरी होगी ये चीज़। दूसरी होगी ये वाली कमांड npm चौक। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, चौक तक हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं कंप्लीट। बाकी फर्दर हम लोग कल तो नहीं, कल खैर मुश्किल है, आप लोगों को पता है सबको। फिर इंशाल्लाह मुहर्रम थर्सडे वाले दिन इंशाल्लाह हम अपना सेशन करेंगे। और उसके दरमियान देखते हैं, अगर हमें टाइम मिलता है ना तो देन फिर हम लोग ना रिकॉर्डेड सेशन करके भी दे देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो